हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर चल रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में हम निर्माण आपको पढ़ा रहे हैं। तो निर्माण के अंतर्गत हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण के अंतर्गत आपको मैंने 5 विधि से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण पढ़ा दिया है। तो आज बच्चों हम 6वां विधि लेंगे। कौन सा मेथड लेंगे? 6वां मेथड लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण का 6वां मेथड है बच्चों एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर के जल अपघटन से आपको पढ़ाएंगे और 7वां मेथड आपको पढ़ाएंगे एल्कीन का कार्बोनिलीकरण। कार्बोनिलीकरण जिसको हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण और एल्कीन का कार्बोनिलीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। और 8वां मेथड आपको हम पढ़ाएंगे एल्किल बेंजीन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो हमारे पास कुल मिला के ये 3 मेथड आज आपको और पढ़ाएंगे बच्चों। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण और दूसरा पढ़ाऊंगा एल्कीन के कार्बोनिलीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। 8वां एल्किल बेंजीन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो हम बच्चों कौन सा लेते हैं? हम 6वां मेथड लेते हैं। 6वां मेथड हमारा क्या है? 6वां मेथड है हमारा एस्टर के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। तो बच्चों हमारा 6वें नंबर का मेथड है एस्टर के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनिए कि अगर हम खनिज अम्ल के उपस्थिति में खनिज अम्ल के उपस्थिति में एस्टर का जब जल अपघटन कर देते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और साथ में एक अणु एल्कोहल बनता है। ठीक है, या हम क्षार द्वारा यदि एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो जब हम क्षार द्वारा एस्टर का जल अपघटन करते हैं तब भी हमें एक अणु एल्कोहल और एक अणु कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, खनिज अम्लों अथवा क्षार द्वारा एस्टर का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास एस्टर का क्या फार्मूला है बच्चों? तो R COOR R डैश। तो हमारे पास ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास है एस्टर। अब एस्टर को हम क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल के द्वारा अपघटन करेंगे। किसके उपस्थिति में करेंगे? अम्ल के उपस्थिति में करेंगे। किसके उपस्थिति में करेंगे? अम्ल के उपस्थिति में करेंगे। तो अम्ल के उपस्थिति में खनिज अम्ल, जैसे मैंने HCl ले लिया या कोई भी आप खनिज अम्ल ले सकते हो, तो खनिज अम्ल के उपस्थिति में एस्टर का खनिज अम्ल के उपस्थिति में जल के द्वारा जब अपघटन करते हैं तो इसका अपघटन यहां से होता है। कहां से होता है? यहां से। एक तरफ OH ऋणायन, एक तरफ H धनायन जुड़ जाता है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे होगा, AH धनायन होगा और ये हमारे पास ऋणायन होगा, तो ये बंध HCl अम्ल के उपस्थिति में यहाँ से ये बंध ब्रेक होगा और यहाँ से ये बंध ब्रेक होगा। तो एक से आर से ओ एच और ओ से एच धनायन जुड़ करके क्या बनाएगा, यहाँ पर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच।
तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर वाला क्या बन जाएगा, ROH, R-OH क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो ये है बच्चों, यदि हम अम्ल के उपस्थिति में, आप क्रिया को भी लिख लीजिएगा, यदि हम अम्ल के उपस्थिति में एस्टर का जल के द्वारा अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त करते हैं। या हम यदि क्षार के द्वारा जल अपघटन करें, जैसे RC डबल बॉन्ड O R डैश, तो यहीं से जल अपघटन होगा। तो यदि हम NaOH क्षार के द्वारा आप जल अपघटन करें, किसके द्वारा, क्षार के द्वारा, जब क्षार के साथ एस्टर को जैसे ही क्षार से अपक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड ONA और एक अणु एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, अणु एल्कोहल, ROH प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट लवण, क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इस सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट का जब हम जल अपघटन करेंगे अम्ल के उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ से जल अपघटन होगा और हमें RC डबल बॉन्ड OH प्राप्त होगा और साथ में हमारा ये सोडियम निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर निकल जाएगा, क्षार बनकर निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बच्चों, यदि हम एस्टर का जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि एस्टर का जल अपघटन हम क्षार की उपस्थिति में करते हैं तब भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से चाहे अम्ल की उपस्थिति में चाहे क्षार की उपस्थिति में जब एस्टर का जल अपघटन किया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये हमारा हुआ मेथड, आपको जो मैंने आपको समझा दिया। अब वीडियो पॉज करके अब क्रिया को लिख लीजिएगा। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम आपको एक एलिफैटिक का उदाहरण ले लेते हैं और एक एरोमेटिक का उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण तो बहुत हो सकता है, आप कोई भी उदाहरण बना सकते हो। जैसे उदाहरण नंबर 1 मैंने लिया यहाँ पर, उदाहरण नंबर 1 मैंने यहाँ कौन सा एस्टर लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 मैंने उदाहरण लिया। इसका नाम है इस एस्टर का नाम है एथिल एथेनोएट एस्टर। ये कौन सा एस्टर है, एथिल एथेनोएट एस्टर है। अब इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, जल अपघटन यहीं पे होगा। एक तरफ OH ऋणायन और एक तरफ H धनायन जुड़ जाएगा। यहाँ पार्शियल H धनायन पार्शियल निगेटिव है। अब यहाँ हम किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे, मतलब यहाँ गर्म करेंगे। तो अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में एस्टर का जब भी जल अपघटन कराया जाएगा तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम जल अपघटन करेंगे तो एक तरफ हमारा क्या बनेगा, एक तरफ हमारे पास कौन सी एसिड बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड OH बनेगा और एक तरफ हमारे पास बनेगा C2H5OH। तो एक तरफ हमारा बना क्या, एथेनॉल बना और एक तरफ हमारे पास क्या बना, एथेनोइक एसिड बना। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम एथिल एथेनोएट एस्टर लें, एथिल एथेनोएट एस्टर का जब जल अपघटन करें अम्ल या क्षार की उपस्थिति में तो हमारा एक अणु एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है और एक अणु एथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया है। वीडियो पॉज करके आप अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 2 हम ले सकते हैं एरोमेटिक के लिए। अगर हम ले C6H5C डबल बॉन्ड OCH3, जैसे हमारे पास ये एस्टर लिया है, हमारे पास मेथिल बेंजोएट एस्टर लिया मैंने। कौन सा एस्टर लिया, मेथिल बेंजोएट एस्टर लिया और इसको हम जल अपघटन करेंगे।
जल अपघटन करेंगे किसके द्वारा? जल के द्वारा जल अपघटन करेंगे। तो हमारे पास ये क्या है? जल है। ये क्या है? जल है। जल अपघटन करेंगे तो हमारे पास जल अपघटन यहीं से होगा। इधर H धनायन और इधर OH ऋणायन जुड़ जाएगा। अब यह जल अपघटन हम अम्ल के उपस्थिति में करें या क्षार की उपस्थिति में करें और गर्म कर दें तो हमारे पास मेथिल बेंजोएट एस्टर को जल के द्वारा अपघटन कर रहे हैं, चाहे अम्ल की उपस्थिति में चाहे क्षार की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा हमारे पास? बेंजोइक एसिड बनेगा। C6H5 C डबल बॉन्ड O OH बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड बनेगा और साथ में इधर क्या बनेगा? इधर हमारा मेथिल एल्कोहल बनेगा। CH3OH बनेगा। मेथेनॉल बनेगा। तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? एक अणु बेंजोइक एसिड और एक अणु मेथेनॉल की प्राप्ति हो जाती है। तो बच्चों मेथिल बेंजोएट एस्टर का जब जल अपघटन करते हैं तो बेंजोइक एसिड और मेथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये तो हमारा हुआ एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ये बच्चों वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 6वां मेथड समाप्त होता है। अब हम आगे लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। अब हम आगे लेते हैं 7वां नंबर लेते हैं, एल्कीन का कार्बोनिलीकरण लेते हैं। क्या लेते हैं? अब हम कौन सा लेते हैं? नंबर 7 लेते हैं। कौन सा? एल्कीन का कार्बोनिलीकरण। एल्कीन का कार्बोनिलीकरण लेते हैं, जिसको हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास बच्चों ध्यान से सुनिए इसको, एल्कीन का कार्बोनिलीकरण को ध्यान से सुनिए। इसमें क्या कहना है? इसमें हमारे पास कहना है कि H3PO4 की उपस्थिति में H3PO4 की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक निश्चित दाब पर एल्कीन की क्रिया हम किससे कराते हैं? वाष्प। एल्कीन की क्रिया वाष्प एवं कार्बन मोनोऑक्साइड CO के मिश्रण के साथ गर्म करने पर क्या होगा? मोनोकार्बोक्सिलीकरण। गर्म करने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों एल्कीन का कार्बोनिलीकरण कैसे क्या है? हमने क्या आपको बताया कि H3PO4 फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप तथा निश्चित दाब पर एल्कीन की क्रिया वाष्प एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण के साथ यदि गर्म किया जाता है तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही सरल है बच्चों। क्या मैंने बताया आपको? हमने आपको बताया फास्फोरिक अम्ल H3PO4 अम्ल की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा निश्चित दाब पर एल्कीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्प से जब कराते हैं तो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम उदाहरण ले लें एक ठो बच्चों, जैसे हमने उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने उदाहरण लिया एथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन लिया। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड से और जलवाष्प से। कैसे? जलवाष्प से। तो हमारे पास ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्या है? जलवाष्प है।
तो एथीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? एथीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प से करा रहे हैं। किसके उपस्थिति में करा रहे हैं? तो H3PO4 फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं और एक निश्चित दाब पर और 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करा रहे हैं। तो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर व दाब पर H3PO4 की उपस्थिति में एथीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प से कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। कौन कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा? CH3 CH2 COOH। तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया, हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें देखिए हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के काम आएगा। देखिए हमने यहाँ एथीन में 2 कार्बन लिया। एथीन में क्या कार्बन लिया है? 2 कार्बन। और एसिड कौन सा बन रहा है? 3 कार्बन, 1 2 3। तो एथीन में मैंने 2 कार्बन लिया और हमारे पास उत्पाद बना 3 कार्बन का एसिड बना, मतलब प्रोपेनोइक एसिड बना। तो इसलिए यह बात ध्यान रखेंगे, हमारे पास यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में श्रृंखला क्या होगी? बढ़ सकती है। अगर हम ऐसा एग्जाम्पल लें, जैसे हम एक लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से और H2O जलवाष्प के उपस्थिति में। किसके? जलवाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड से अब क्रिया करा रहे हैं हम किसका? प्रोपीन का। प्रोपीन 1 का क्रिया हम करा रहे हैं। तो प्रोपीन 1 की क्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करा रहे हैं जलवाष्प की उपस्थित, जलवाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण से करा रहे हैं। किसके उपस्थिति में करा रहे हैं? H3PO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं और एक निश्चित दाब पर और 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। तो बच्चों दाब की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर H3PO4 की उपस्थिति में प्रोपीन 1 की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प से जब कराते हैं तो हमें एसिड प्राप्त हो जाता है। कौन सा एसिड प्राप्त होगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड COOH और हमारे पास ये CH3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास शाखित एसिड प्राप्त होगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1 2 3, तो 3 पर शाखा छूट गई, तो 2 पर शाखा छूट गई, तो हमारे पास कौन शाखा छूटा है? मेथिल। तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। तो ये तो बच्चों हमारा था एल्कीन के कार्बोनिलीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ये देखो मेथड था। तो इस अभिक्रिया को आप लिख करके वीडियो पोज करके अभिक्रिया लिख लेंगे। देखिए इसका एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। यह जो कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की यह जो विधि है, यह विधि माने ये जो मैंने आपको पढ़ाया है कार्बोनिलीकरण, एल्कीन का कार्बोनिलीकरण का जो विधि पढ़ाया है, तो एल्कीन का कार्बोनिलीकरण का विधि जो मैंने आपको पढ़ाया है, यह विधि कार्बोक्सिलिक एसिड निर्माण की आधुनिक विधि है। कौन सी विधि है? आधुनिक विधि है। क्या है बच्चों? तो ये एल्कीन का कार्बोनिलीकरण से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किया जा रहा है, तो एल्कीन के कार्बोनिलीकरण के द्वारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जा रहा है कि यह आधुनिक विधि है। इस टाइम कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम इसी मेथड से कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सी विधि है? आधुनिक विधि है। जब हमसे पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की आधुनिक विधि बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? एल्कीन का कार्बोनिलीकरण विधि लिख देंगे। तो ये वीडियो पोस्ट करके अभिक्रिया लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं नंबर 8 पर। हमारा नंबर 8 का हेडिंग कौन सा है बच्चों? तो नंबर 8 का हेडिंग है हमारा ये जो है एल्कीन बेंजीन द्वारा। तो मैंने आपको एस्टर के जल अपघटन से पढ़ा दिया, एल्कीन के कार्बोनिलीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण पढ़ा दिया। अब लास्ट हमारा हेडिंग है 8वां, एल्किल बेंजीन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। अब एल्किल बेंजीन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों? बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही सरल विधि है। हम लेते हैं यहाँ पर, सुनिए ध्यान से, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अथवा
अथवा क्षारीय KMnO4। ये सभी ऑक्सीकारक हैं, ध्यान रखिएगा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अथवा क्षारीय KMnO4 अथवा तनु नाइट्रिक एसिड HNO3 अथवा क्रोमिक ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड? क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। तो बच्चों मैंने कितना नाम लिया? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय KMnO4 अथवा तनु नाइट्रिक एसिड अथवा क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। ये सभी क्या हैं? सभी ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक हैं ये सभी क्या है? ऑक्सीकारक हैं। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय KMnO4 अथवा तनु नाइट्रिक एसिड अथवा क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीकारकों के द्वारा यदि हम एल्किल बेंजीन का, मतलब हमारे पास ऐसा बेंजीन है, ये देखिए हमारे पास बेंजीन है और इससे हमारे पास एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर हम किसी भी एल्किल बेंजीन, हमारा कौन सा बेंजीन है? एल्किल बेंजीन है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि यदि हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय KMnO4 अथवा तनु नाइट्रिक एसिड अथवा क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीकारकों के द्वारा एल्किल बेंजीन, देखिए हमारे पास एल्किल है, इतना हमारा, ये हमारा क्या है? एल्किल है, और ये हमारे पास क्या है? बेंजीन है। तो हमारे पास एल्किल और बेंजीन ऐसे यौगिक का जैसे ही हम इनके उपस्थिति, इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में जैसे ही हम ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे ही ऑक्सीकरण करेंगे, एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करेंगे, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्षारीय KMnO4 ले लिया, क्षारीय KMnO4 मैंने ले लिया। तो जैसे ही हम क्षारीय KMnO4 लेंगे तो ऐसे एल्किल बेंजीन हमारा तुरंत, अब गर्म करेंगे यहाँ पर, तो सीधे सीधे हमारे पास क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और साथ में जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इसको मैंने क्या समझाया आपको? हमने आपको इसमें ये समझाया है कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय माध्यम में KMnO4 अथवा तनु HNO3 अथवा क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीकारकों के द्वारा यदि एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है, एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है, तो सदैव सदैव हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। मतलब यह एल्किल समूह, यह R समूह सीधे सीधे COOH समूह बदल जाता है। देखिए एल्किल समूह सीधे एल्किल समूह चेंज टू कार्बोक्सिलिक, चेंज टू द सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय माध्यम में KMnO4 अथवा तनु नाइट्रिक एसिड अथवा क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीकारकों के द्वारा यदि एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमारा यह एल्किल समूह चेंज हो जाता है COOH समूह में और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। यह इसकी विशेषता है। अब देखिए कुछ उदाहरण आपको मैं दिखाता हूँ, उदाहरण करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास उदाहरण है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम उदाहरण में के रूप में हम यहाँ लेते हैं, हमारे पास बेंजीन और ये मैंने CH3 जोड़ दिया, इसका नाम क्या है? टॉलुईन है। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास बेंजीन है और ये ऊपर वाला क्या है? हमारे पास एल्किल है ना। तो हमने टॉलुईन लिया जिसमें एल्किल और बेंजीन जुड़ा हुआ है। अब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, इसका मैंने ऑक्सीकरण कर दिया, किसके उपस्थिति में? KMnO4, क्षारीय KMnO4। कैसा KMnO4? क्षारीय KMnO4 के उपस्थिति में
इसका हमें ऑक्सीकरण करना। टाल्वीन का ऑक्सीकरण हम क्षारीय के MnO4 की उपस्थिति में कर रहे हैं। अब इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सीधे ये CH3 समूह सीधे COOH में बदल जाएगा। हमारे पास ये बेंजीन जस का तस रहेगा और हमारा जो ये CH3 समूह है सीधे COOH समूह में बदल जाएगा, अर्थात हमारे पास ये बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा और साथ में हमारा जल बाहर हो जाएगा। देखिए जो मैंने आपको समझाया वही बात हो रही कि नहीं, कि क्षारीय के MnO4 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में टाल्वीन का ऑक्सीकरण कर दिया, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो गया। तो ये तो हमारा उदाहरण नंबर 1 हो गया। अभी हम लेते हैं उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। देखिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये तो उदाहरण नंबर हमारा 1 हो गया है ना। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर, यह 1 हो गया। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए हम लेते हैं ये हमारे पास बेंजीन हो गया। अब यहाँ हम ले रहे हैं CH2 CH3। तो हमारे पास इधर तो हमारे पास बेंजीन ही है और ये हमारे पास एल्किल है। एल्किल में कौन सा एल्किल है, एथिल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन। हमने कौन लिया, एल्किल बेंजीन में मैंने एथिल बेंजीन लिया। अब एथिल बेंजीन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो इसका हम एथिल बेंजीन का जब ऑक्सीकरण करते हैं क्षारीय माध्यम में के MnO4 लिया। जरूरी नहीं क्षारीय माध्यम में के MnO4 लें, आप अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, आप तनु नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं और आप जो है क्रोमिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। उस ऑक्सीकारक, जितना ऑक्सीकारक मैंने लिखा था उस ऑक्सीकारक में कोई भी ऑक्सीकारक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑक्सीकारक आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एथिल बेंजीन का MnO4 क्षारीय MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं। गर्म कर देंगे तो सीधे हमारे पास क्या होगा, सीधे जो हमारे पास एल्किल समूह है, सीधे समूह हमारा यहाँ COOH बेंजोइक एसिड में क्या होगा, बेंजोइक एसिड में प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास सीधे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा और साथ में हमारे पास यहाँ एक कार्बन ज्यादा है तो यहाँ CO2 निकल जाएगा और जल निकल जाएगा। CO2 निकल जाएगा और जल निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और जल बन जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है। दोनों उदाहरण आप लिख लीजिए। देखिए मैंने टाल्वीन का मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण किया तो बेंजोइक एसिड और जल प्राप्त हुआ, और एथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण किया तो भी हमारे पास बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, देखिए एथिल बेंजीन का मैंने ऑक्सीकरण किया तब भी बेंजोइक एसिड प्राप्त हुआ, और मेथिल एसिड का अगर हम मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं तब भी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों, सीधे अगर हम क्षारीय के MnO4 अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा तनु नाइट्रिक एसिड अथवा क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक की उपस्थिति में यदि किसी भी एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो सीधे हमारा एल्किल समूह सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर और एक उदाहरण ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, वीडियो पोज करके अवक्रिया लिख लीजिएगा। हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। अब हमारे पास उदाहरण नंबर 3 हम आपको दिखा दें। अगर हम यहाँ पर 3 कार्बन वाला, देखिए हमारे पास ये हमने बेंजीन लिया, अब हमने यहाँ लिया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3, हमने क्या लिया, प्रोपिल बेंजीन ले रहे हैं। माने एल्किल समूह मैंने कै ठो कार्बन लिया, 3 कार्बन लिया, प्रोपिल बेंजीन लिया। तो जब हम प्रोपिल बेंजीन लेकर के क्षारीय के MnO4 किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, क्षारीय के MnO4 के उपस्थिति में। अगर हम प्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं तो प्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, एल्किल आर चेंज टू द COOH, एल्किल आर चेंज टू द COOH। अब यहाँ हमारे पास जो एल्किल है CH2 CH3 है तो 3 कार्बन वाला है,
तब भी हमारा ये एल्किल समूह सीधे COOH में बदल जाएगा। अब एक कार्बन तो COOH में बदल गया, बढ़ा कितना, एक कार्बन, दो कार्बन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ दो अणु CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर हम तीन कार्बन वाला एल्किल समूह जोड़ रहे हैं, 3 कार्बन वाला एल्किल समूह जोड़ रहे हैं, तब भी हमारा एल्किल समूह सीधे COOH समूह में बदल जाता है, अर्थात प्रोपिल बेंजीन का भी ऑक्सीकरण करेंगे तो बेंजोइक एसिड ही प्राप्त होगा, और ये 2 कार्बन जो बढ़ रहा है, 2 अणु CO2 बन करके गैस बन करके बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो अब क्रिया को लिख लीजिएगा। हमारा थीम क्या था, अगर हम एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमारा एल्किल समूह सीधे COOH में बदल जाता है। किसके उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, या तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, या क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में एल्किल समूह सीधे COOH में बदल जाता है। यही थीम मैं आपको समझा रहा था अब तक उदाहरण दे करके। अब इसका कुछ नोट पॉइंट भी जान लीजिए। नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 हम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास एल्किल बेंजीन अगर है तो एल्किल समूह जो हमारे पास यहाँ R जोड़ रहे हैं, यदि यह 1 डिग्री है तब तो ये 1 डिग्री है, ये जो है हमारे पास 1 डिग्री एल्किल है, 1 डिग्री एल्किल है, तब तो COOH में बदल जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री एल्किल है, 2 डिग्री एल्किल है, तब भी वो COOH में बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए। लेकिन अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्किल है तो वह नो रिएक्शन। ध्यान से देखिए, 1 डिग्री एल्किल है तो वह COOH में बदल जाएगा, 2 डिग्री एल्किल है तो वो भी COOH में बदल जाएगा, लेकिन 3 डिग्री एल्किल है तब वह COOH में नहीं बदलेगा। क्यों भाई? तो 1 डिग्री एल्किल में हाइड्रोजन परमाणु होता है, 1 डिग्री एल्किल में हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसलिए वह COOH में बदल जाएगा। 2 डिग्री एल्किल में भी हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसलिए वह एल्किल समूह भी COOH में बदल जाएगा। लेकिन 3 डिग्री एल्किल में हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 3 डिग्री एल्किल में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होने के कारण यह 3 डिग्री एल्किल समूह COOH में नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। ध्यान रखेंगे, यही बात आपको मैं स्पेशल बता रहा हूं नोट पॉइंट में। क्या बताया? नोट नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास बेंजीन से यह एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो यह एल्किल समूह है, तो यह एल्किल समूह 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्किल समूह COOH में बदल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है। 2 डिग्री एल्किल समूह है तो 2 डिग्री एल्किल समूह COOH में बदल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है। 3 डिग्री एल्किल अगर है तो वह COOH में कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। देखिए उदाहरण देकर के हम आपको बता दें, उदाहरण भी देखिए। जैसे हमारे पास देखिए ये उदाहरण है, हमारे पास CH2 CH3 एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन में हमारे पास ये जो R है, ये जो एल्किल है, यह 1 डिग्री एल्किल है। एथिल बेंजीन में जो हमारे पास यह एल्किल समूह है 1 डिग्री एल्किल है, तो इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण यहाँ करते हैं जो है KMnO4 के ऊपर क्षारीय माध्यम में, जब हम इसको ऑक्सीकृत करते हैं तो हमारे पास ये देखिए COOH बन जाता है और CO2 गैस और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक पहला बात देख लिया। दूसरी बात देख लीजिए, यदि हम यहाँ पर एल्किल बेंजीन लेते हैं लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं CH3 ये हमने लिया क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, हमने क्या लिया? आइसोप्रोपिल बेंजीन लिया। तो हमारे पास यहाँ जो
एल्किल है, ये हमारे पास 2 डिग्री एल्किल है। ये कौन है हमारे पास? ये 2 डिग्री एल्किल है। तो 2 डिग्री एल्किल में भी हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 डिग्री एल्किल में भी हाइड्रोजन परमाणु है। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है, जिसको हम क्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूमिन कहते हैं। तो हमारे पास आइसोप्रोपिल बेंजीन है, जिसको हम क्यूमिन कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है? 2 डिग्री एल्किल है। कौन डिग्री एल्किल है? 2 डिग्री एल्किल है। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम जल अपघटन करेंगे। हम यहाँ पर ऑक्सीकरण करेंगे। तो हम KMnO4 क्षारीय माध्यम में लेकर के जब हम जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करेंगे 1 नंबर, और 2 नंबर में इसका अम्ल के द्वारा अवक्रिया करा देंगे। क्या करा देंगे? तनु H2SO4 से अवक्रिया करा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास सीधे ये देखिए COOH बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 डिग्री एल्किल से भी हमारे पास 2 डिग्री एल्किल समूह भी सीधे COOH में बदल गया। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखिए ये लेते हैं, ये हमने बेंजीन लिया, और इसमें CH3 तो हमारे पास ये जो एल्किल है ये 3 डिग्री एल्किल है। ये एल्किल कैसा है? 3 डिग्री एल्किल है। अब ये 3 डिग्री एल्किल होने के कारण ये 3 डिग्री एल्किल है। 3 डिग्री एल्किल, ये भी एल्किल बेंजीन है। एल्किल बेंजीन है। इस एल्किल बेंजीन में इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन भी एल्किल बेंजीन है, 3 डिग्री एल्किल बेंजीन है। लेकिन यदि हम इसका KMnO4 क्षारीय KMnO4 OH क्षारी हो गया है। क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और 2 नंबर में अगर हम इसका तनु H2SO4 से अवक्रिया करा देते हैं तो नो रिएक्शन, अवक्रिया नहीं होती है। ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं होती है बच्चों? क्योंकि यहाँ 3 डिग्री एल्किल्स में हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, जबकि यहाँ 2 डिग्री एल्किल्स में हाइड्रोजन परमाणु है। 1 डिग्री एल्किल में 2 हाइड्रोजन परमाणु है। 1 डिग्री एल्किल में 2 हाइड्रोजन परमाणु है। 2 डिग्री एल्किल में यहाँ 1 हाइड्रोजन परमाणु है, और 3 डिग्री एल्किल में यहाँ कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसलिए 1 डिग्री तो हमारा COOH में बदल जाता है, 2 डिग्री भी COOH में बदल जाता है। लेकिन 3 डिग्री वाला, अगर 3 डिग्री एल्किल वाला बेंजीन है तो उसकी अवक्रिया नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सुनिए ध्यान से, बार बार सुनिएगा, और इस अवक्रिया को आप नोट भी कर लेंगे। इस अवक्रिया को नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अवक्रिया को नोट कर लीजिएगा। अब हम नोट नंबर 2 आपको पढ़ा दें। अब देखिए हमारे पास क्या है। नोट नंबर हम 2 लेते हैं। विशेष बात है, नोट नंबर 2 लेते हैं। अब नोट नंबर 2 क्या है? ध्यान सुनिए। यदि वलय में 2 या 2 से अधिक एल्किल समूह है तो प्रत्येक एल्किल समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर हमारे पास वलय के अंदर 1 से अधिक COOH है, देखिए ध्यान सुनिए, यदि हमारे पास ये बेंजीन वलय है, इसमें 1 एल्किल समूह नहीं 2 एल्किल समूह है। हमारे पास इसमें कितने एल्किल हैं? यह ऐसा रिंग है, यह ऐसा एल्किल बेंजीन है जिसमें 1 एल्किल समूह, दूसरा एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह, माने 2 एल्किल समूह वाला बेंजीन है। 2 एल्किल समूह वाला बेंजीन है जिसका नाम है जाइलिन, आर्थोजाइलिन इसको बोलते हैं। इसका नाम है आर्थोजाइलिन। तो हमारे पास ये आर्थोजाइलिन है। तो अगर हम 2 एल्किल समूह युक्त, 2 एल्किल समूह युक्त या 2 से अधिक कर दें, एक और एल्किल समूह यहां पर लगा दें, तो 2 एल्किल समूह रहे चाहे 2 से ज्यादा एल्किल समूह रहे, सभी एल्किल समूह अगर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो सभी एल्किल समूह किसके द्वारा? क्षारीय KMnO4 के द्वारा
या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, या तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, या क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा, किसी भी ऑक्सीकारक के द्वारा यह COOH बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ बदल भी देना, आप सोचेंगे हमेशा KMnO4 ही ले रहे हैं, तो हम यहाँ KMnO4 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में लो, या आप जो है KMnO4 क्षारीय माध्यम में लो, या कोई भी ले सकते हो, क्रोमिक ऑक्साइड लो, कोई भी ऑक्सीकारक लो, चाहे कोई भी ऑक्सीकारक लोगे। यदि बेंजीन में 2 एल्किल समूह है तो दोनों एल्किल समूह COOH में बदल जाता है। तो हमारे ये बेंजीन है, यहाँ COOH, यहाँ वाला भी COOH, अर्थात दोनों एल्किल समूह COOH में बदल जाता है। तो हमारे पास बन गया है क्या कौन सा अम्ल? थैलिक अम्ल। इस अम्ल को हम क्या कहते हैं? जब 2 COOH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जब 2 ठो COOH समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अम्ल को हम थैलिक अम्ल कहते हैं, और 2 अणु जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये है बच्चों क्रिया। ये नोट नंबर 2 मैंने आपको सिखा दिया कि अगर बेंजीन वलय में 2 या 2 से अधिक एल्किल समूह मौजूद है, 2 या 2 से अधिक एल्किल समूह मौजूद है, तो वह भी पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक, या क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक, या तनु HNO3 ऑक्सीकारक, या क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक के उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, और दोनों एल्किल समूह COOH में बदल जाता है। दोनों एल्किल समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह नोट नंबर 2। अब क्रिया लिख लीजिएगा। अब नोट नंबर 3 मैं आपको बता दूं, इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब नोट नंबर 3 मैं आपको बता दूं, तो नोट नंबर 3 हमारे पास क्या है? नोट नंबर 3 आप सुन लीजिए। क्षारीय KMnO4 द्वारा पार्श्व श्रृंखला, जैसे हमारे पास क्षारीय, ये विशेष बात बता रहे हैं आपको, क्षारीय KMnO4 द्वारा पार्श्व श्रृंखला, ये विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। पार्श्व श्रृंखला, जैसे पार्श्व श्रृंखला में जैसे हमारे पास CH2Cl है, या जो है CH2NH2 है, या जो है CH2OH है ना, ये सभी तो हम बात ध्यान सुनिए। क्षारीय KMnO4 के द्वारा पार्श्व श्रृंखला में जैसे CH2Cl या CH2NH2 या CH2H लगा हुआ है, तो इसके क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक के द्वारा यह सीधे COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने आपको क्या बताया नोट पॉइंट में? हमने आपको नोट पॉइंट में बताया कि क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक के द्वारा यदि पार्श्व श्रृंखला में CH2Cl लगा है तो वह भी COOH में बदल जाएगा। यदि पार्श्व श्रृंखला में CH2NH2 लगा है तो वो भी COOH में बदल जाएगा। यदि पार्श्व श्रृंखला में CH2OH लगा है वह भी COOH में बदल जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो मैं आपको अपक्रिया करके दिखाता हूं। देखिए अपक्रिया कैसे अपक्रिया होगी इसकी। नोट नंबर 3 की अपक्रिया देखिए। जैसे हमारे पास यहाँ हम लेते हैं बेंजीन का रिंग, यहाँ हमने लिया CH2Cl, ठीक है। अब हमने क्या लिया यहाँ पर? क्षारीय KMnO4 लिया है ना, और यहाँ मैंने इसको गर्म कर दिया। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? ये सीधे COOH बेंजोइक एसिड में प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ CH2 की जगह Y कर दें तो हमारे पास ये पार्श्व श्रृंखला है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम नोट नंबर 3 में आपको ये सिखा रहे हैं कि यदि हमारे पास यह इस प्रकार का यदि एल्किल बेंजीन है तो क्षारीय KMnO4 के द्वारा वो सीधे ये ग्रुप जो हमारे पास ये समूह है CH2 या CH2Y समूह है, तो CH2Y समूह सीधे COOH में बदल जाता है। अब जहां Y क्या है तो Y = Cl है, या Y =
NH2 है या Y इज इक्वल टू OH है। तो Y की जगह पर हम Cl रख देंगे, तब भी वह समूह COOH में बदल जाएगा। Y की जगह हम NH2 रख देंगे, तब भी वह समूह COOH में बदल जाएगा। और Y की जगह हम OH रख दें, तब भी वह समूह COOH में बदल जाएगा। यह इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण का कुल मैंने आपको 8 मेथड पढ़ाया था। 5 मेथड पहले पढ़ाया था, 3 मेथड इस वीडियो में पढ़ाया है। इसको आप बारी बारी से दोहराइए, समझिए, बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण खत्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की प्रक्रिया आज समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में आपको हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक गुण के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।